पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ एनआईटी फरीदाबाद के विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा मौजूद हैं। इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जहां काफ़ी चर्चा में रहते हैं और काफ़ी दूर तक उसके परिणाम देखने को मिलते हैं, इसीलिए आज इनसे एक विशेष मुद्दे पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा जो मुद्दा इनका पहले से चल रहा है, जिसके कारण इन्होंने अपने वस्त्र भी छोड़े थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उस मुद्दे पर भी इनसे चर्चा करेंगे। नीरज जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी, राम राम जी। नीरज जी, विस्थापित प्लाट घोटाला, इस मामले में मामला आपके द्वारा ही उठाया गया था, जैसी हमें जानकारी मिली है। वो मामला क्या था, कब का मामला है ये? देखिए, विधानसभा में अब की बार सेशन में चर्चा थी कानून व्यवस्था के ऊपर, और ये सबको स्पष्ट नजर आ जाए, हरियाणा में जंगल राज है, सरकार नजर नहीं आ रही। तो मेरा भी कॉलिंग अटेंशन था, तो मुझे भी चर्चा का मौका मिला। मैंने चर्चा के दौरान कहा कि हमारी रामायण में भी लिखा है, विनय न मानी जल्दी जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब है बिन होए न प्रीत। कि कानून का मतलब क्या होता है? डर, भय। अपराधियों को मैं हर बार एक बात कहता हूं, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना तो घटित होगी। सरकार की नीति और नीति का पता लगता है घटना होने के बाद। मैंने कहा साहब, आज विधायकों को धमकी आ रही है, हम दीवार में टकरे मार मार के मर गए कि भाई हमारी चिट्ठियों के जवाब नहीं आते। हालांकि स्पीकर साहब ने कमेटी भी बनाई है अनुशासन की, पर स्पीकर साहब ही इज द गार्जियन ऑफ द हाउस, हमारे गार्जियन है वो। हमें कोई पारिवारिक भी समस्या है तो हमें ये बताया गया है कि हम अपने अध्यक्ष महोदय से चर्चा करेंगे। परंतु मुझे बड़ा दुख हुआ कि भ्रष्टाचारियों के इतने हाथ पैर बढ़ गए, स्पीकर साहब की भी बात नहीं मानी जा रही। अब स्पीकर साहब किससे गए? हमारी को कोई तकलीफ है, हम तो स्पीकर साहब से रोएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, और वो दिलवाते भी हैं, उनकी पीठ पीछे तारीफ है, खासतौर से विधायकों के मान सम्मान की। क्योंकि ये घोटाला हमारे माननीय स्पीकर साहब ने उठाया था। 2016 में उन्होंने पत्र लिखा था, जब वो विधायक थे पंचकुला से, कि भाई पंचकुला के अंदर जो ये आउटसीज प्लॉट होता है, जिनकी ज़मीन अधिग्रहित हो जाती है, उन लोगों को HSVP डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, डेवलप सेक्टर में प्लॉट दिए जाते हैं। उसके अंदर 129 लोगों ने अप्लाई किया। सर्च कमेटी ने 49 लोगों को योग्य पाया गया कि इनको प्लॉट दिए जाने चाहिए। तो अफसरों ने मिलकर क्या बंदर बांट की, 13 तो प्लॉट और 13 ही एप्लीकेंट ले लिए उसमें, और सारी प्लॉट इस तरीके से खुर्द बुर्द कर दिए। और ये भी बताते हैं कि विद इन टाइम वो सारे प्लॉट बेच भी दिए। स्पीकर साहब ने पूरी डिटेल से, तफसील से एक एक पॉइंट लिखा है उसमें कि कौन रह गया, किसको मिल पाया, नहीं मिल पाया, तो क्या कारण रहा। मैं तो उस समय विधायक नहीं था। उसके बाद हमारे माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर बन गए। उन्होंने 2020 में सरकार को पुनः पत्र लिखा कि भाई इस मामले पे संज्ञान लो और इसकी CBI जांच करो। और बड़ी हैरानी हुई, स्पीकर साहब के पत्र पे संज्ञान लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं, फाइल पे 2-2 बार ऑर्डर करे कि इस मामले को CBI को रेफर करो। एक बार 1 जून 2020 को करे हैं, एक बार जुलाई में करे हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों को भी तरोड़ मरोड़ दिया, फाइल डाइवर्ट कर दी। मतलब जिस राज्य के अंदर इतना खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा हो, क्या मुख्यमंत्री जी का स्वयं का दायित्व नहीं है कि अपने आदेशों की पालना चेक करे, हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं तो भैया स्टेट में या तो फिर मुख्यमंत्री ने आदेश गलत किए। अगर जो मुख्यमंत्री ने आदेश गलत करे हैं तो मुख्यमंत्री जी नैतिकता का परिचय दे कि भैया आपने कैसे इस तरीके से आदेश गलत कर दिए। क्योंकि और अगर मुख्यमंत्री ने आदेश किए हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक जितनों ने भी इसमें कोताही बरती है वो भी तो ड्यूटी पे क्यों है? जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री का आदेश ना माना जाए, जिस प्रदेश में स्पीकर का आदेश नहीं माना जाए, उस प्रदेश में विधायकों को धमकी नहीं मिलेगी। हम आज जिंदा हैं तो प्रभु की कृपा से जिंदा हैं। सरकार ये ना सोचे हमें एक गनमैन दे दिया AK-47 का, हम उसके भरोसे जिंदा हैं। उसके भरोसे जिंदा नहीं है, हम जनता के प्यार के भरोसे जिंदा हैं।
कैसे आप भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाओगे? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी अफसरों को टॉर्चर करते हैं। दो बार आदेश करें फाइल पे पर, और उसके बाद फाइल गुम हो गई। पूरी फाइल CFMS पे चल रही है। लास्ट लोकेशन फाइल की क्या है? PA2 DGTCP। भाई PA के पास फाइल जाने का क्या मतलब? इतनी कॉन्फिडेंशियल फाइल है, मुख्यमंत्री लेवल पे फाइल चल रही है। मुख्यमंत्री दो बार CBI की इंक्वायरी उसके अंदर मार्क कर चुके हैं, आदेश कर चुके हैं CBI को देने के लिए। वो फाइल PA के पास जाके डंप हो जाती है, गायब हो जाती है। वो तो मैंने कागज भी दिए हैं, विधानसभा में प्रश्न भी उठाया है। पीछे में चंडीगढ़ था, अफसरों से मिला था, तो उन्होंने कहा था जी हम FIR दर्ज करा रहे हैं, इस मामले में आगे कर रहे हैं। पर मेरा कहने का मतलब है जस्टिस डिले इज आल्सो जस्टिस डिनाइड। ये साहब 2015 का मामला है, आज हम 22 में बैठे हैं। जो बाकी 36 लोग हैं जिनको सर्च कमेटी ने एलिजिबल पाया, मैंने तो नहीं सर्च कमेटी के मेंबर था ना, आप थे, अफसर थे, उन्होंने सर्च कमेटी में एलिजिबल क्यों पाया? उन 36 आदमियों को क्या कसूर? और जो ये 13 प्लॉट थे ये आगे बेच के पार चले गए। अब कौन लेगा जी उनसे प्लॉट वापस? जिसने नहीं खरीदे वो कहेगा साहब मुझे क्या पता, हुड्डा डिपार्टमेंट ने अलॉट करे थे हमने खरीद लिए। ये सारा का सारा सरकार की नॉलेज में हो रहा है, सरकार की जानकारी में हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना और दुख इस बात का है। और उसके बाद फिर सरकार कहती है कानून व्यवस्था ठीक है। विज साहब चीख चीख के कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। विज साहब एक्शन लो इस पे। आप गब्बर सिंह हैं, अपना गब्बरपना दिखाओ। होम डिपार्टमेंट आपके पास है कि क्यों मुख्यमंत्री की फाइल गायब हुई, क्यों मुख्यमंत्री के आदेश नहीं माने गए? ये भी फर्ज गृह मंत्री का चेक करने का। विज साहब होम मिनिस्टर हैं, अफसरों की क्लास लें, मीटिंग लें, बुलाएं। और मैं तो स्पीकर साहब विदेश हैं, उनसे भी कहूंगा आने के बाद इस सारे मामले में रिपोर्ट ली जाए। DGP साहब को तलब करो, चीफ सेक्रेटरी को तलब करो, होम सेक्रेटरी को तलब करो। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 9 अफसरों की कमेटी बनाई है, उस कमेटी में एक अफसर से इस बात पे डिस्कशन की जानी चाहिए कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ आदेश क्यों नहीं माने गए। या तो मुख्यमंत्री के आदेश गलत है, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें, आदेश ठीक है तो ऊपर से लेके नीचे तक, चपरासी से लेके HOD तक सब पे एक्शन होना चाहिए, मेरा ये कहना है। नीरज जी, जो फाइल मिसप्लेस है, जिस फाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर अब ऐसी जानकारी है कि FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। नकूप खन्नम प्रयुक्ते प्रदीप्ते गृहे भाई। घर में आग लग जाने पे कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं होता। अरे जब नीरज शर्मा ये चीजें आपको दे सकता है, आप तो सरकार हो, CID का इतना खर्चा कर रहे हो, आप इंटेलिजेंस पे इतना खर्चा कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस विंग बना रखी है, एंटी करप्शन सेल बना रखी है, फिर तैयार अकेले नीरज शर्मा को तनख्वाह पे रख लो ना। इतने सारे अफसरों का काम मैं ही कर दूंगा अकेला। अब आप सब चीज करेंगे क्योंकि हरियाणा की करोड़ों जनता देख रही है। नीरज शर्मा ने इनके कपड़े उतारे हैं विधानसभा में। ये 2015 से लेके 22 तक 7 साल काम क्यों नहीं हुआ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 2 बार आदेश इस मामले में CBI को FIR दर्ज करने कार्रवाई के लिए दिए हैं। ये हमारे पास जो जानकारी है 2020 में और 2022 में ये 2 आदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। वो फाइल ही मिसप्लेस होना अपने आप में, आप भी उसी पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, इसका कैसे हल निकलेगा? आपके जहन में क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 22 नहीं 1 जून 2020 और 1 जुलाई 2020 को आदेश करे। कागज तो मैंने विधानसभा के पटल पे रख दिए हैं, वहां से भी मुख्यमंत्री जी ले सकते हैं। और विधानसभा के दरमियानी में 4 सेट बना के लाया था। एक सेट मैंने होम मिनिस्टर जी को दिया, एक सेट मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया, एक स्पीकर साहब को दिया और एक ऑफिशियल टेबल किया है। प्लस में तकरीबन मीडिया के जिस भी साथी को चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। सरकार की मैं हर जांच में सहयोग करता हूँ। चाहे 200 करोड़ का घोटाला था, वहाँ भी आग लग गई थी, रिकॉर्ड जल गया था, सारा रिकॉर्ड मैंने मुहैया कराया गया। भाई साहब, एक छोटा सा चोर शक की बिना पे, अभी हमारे यहाँ मोदी जी आए, सिक्योरिटी सस्पेक्ट के नाम पे हजारों बच्चे बिठाए जेलों में, हजारों बच्चे कि सिक्योरिटी सस्पेक्ट है। अरे एक तरफ तो पुलिस का इतना भय,
और ये भ्रष्टाचारियों के आगे पुलिस बेबस क्यों हो जाती है? आपके फरीदाबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला है, उसको लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, मैं अम्मा का तो धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे शहर को चुना। मोदी जी भी वाई वाई लूट गए, ऐसे प्रदर्शित कर रहे थे जैसे सरकारी अस्पताल है, फ्री में इलाज होगा। प्राइवेट अस्पताल है साहब, संस्था का है, ट्रस्ट का है। अस्पताल कम है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके साथ अस्पताल भी है। उसके लिए अम्मा का धन्यवाद है। परंतु हमें बड़ा दुख हुआ, फरीदाबाद छोड़ो, हरियाणा के लिए मोदी जी कोई सौगात नहीं दे के आए। भाई, बड़े कर्म से प्रधानमंत्री स्टेट में आते हैं। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है, राजा है हमारे देश के, और राजा खाली आए खाली चला जाए, ना प्रजा के लिए अच्छा ना राजा के लिए अच्छा। हम क्या बस ताली बजाने के योग रह गए? अरे, आप फरीदाबाद आए थे, आप स्मार्ट सिटी का अवलोकन करते, आप पूछते। मैंने 1000 करोड़ भेजा था, 8 साल में उसका क्या हुआ जी? स्मार्ट सिटी के नाम पे 1 करोड़ रुपए के काम पूरे करें आपने। और भारत सरकार के प्रोजेक्टों के बारे में पता करना था। हरियाणा सरकार ने 8 एकड़ जमीन दी है आयुष अस्पताल के लिए, उसका क्या रहा? भाई साहब, एक 11 रुपए प्रसाद के ही दे जाते हमारे जिले को। हम उसमें भी तसल्ली आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री आया, हमारा राजा आया है। प्रधानमंत्री एक पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के, नीरज शर्मा के। और वो राजा जिले में आके खाली हाथ चला जाए, भाई बड़ी मनुष्यत सी लगती है। अच्छा नहीं लगता राजा खाली हाथ जाए। राजा की तो झोली हमेशा भरी रहती है, राजा का तो काम है प्रजा को देना। और ये हमने पहली बार राजा देखा है ऐसा। वैसे कहता है फकीर हूं, और मुझे तो लग रहा है प्रजा को ही फकीरी बना रहे हैं ये लोग। दूसरा, क्या ये धरनी साहब सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? सरकार को पता है कि यहाँ 2600 बेड का अस्पताल खुल रहा है, और मैंने पहले कहा कि ये कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है, संस्था का अस्पताल है। उनको भी पता है यहाँ इतने लोग बीमार होने वाले हैं। तकरीबन 1000 बेड के प्राइवेट अस्पताल हो रहे हैं हमारे यहाँ। बीके हॉस्पिटल की हमारी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, हम चिट्ठियाँ लिख लिख के कह चुके हैं। जब सरकार को ये पता है कि इस शहर में 4000 बेडों के प्राइवेट अस्पताल खुल चुके हैं, गरीब आदमी तो यहाँ नहीं इलाज करा सकता। पैसे वाला जाएगा, ईएसआई कार्ड वाला जाएगा, या जिसने मेडिक्लेम ले रखा हो वो जाएगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये जिस अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम छोर तक की बात करते हैं, वो कहाँ जाएगा? क्या सरकार को 200 बेड का सरकारी अस्पताल नहीं देना चाहिए फरीदाबाद को, जहाँ हर अमीर गरीब इलाज करा सके, जहाँ अंतिम छोर का व्यक्ति इलाज करा सके? क्योंकि बीमारी तो है हमारे यहाँ, बीमार व्यक्ति भी है। इन्होंने कोई भजन करने के लिए तो अस्पताल खोला नहीं है, प्रोजेक्शन करी होगी। बीके अस्पताल कब तक खुला हुआ है हमारा? 1-1.5 लाख पॉपुलेशन थी हमारे जिले की, आज हम 50 लाख को पार कर रहे हैं। तो मैं तो सरकार के लिए तो मैं कोई वाई वाई की बात नहीं मानता। इट्स द मैटर फॉर द शेम फॉर द गवर्नमेंट। सोनाली फोगाट, आत्महत्या, संदिग्ध मृत्यु या फिर हत्या, ये गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगी हुई है, लेकिन एक नेत्री की जिस प्रकार से मौत हुई, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम उनको और उनके परिवार को संवेदनाएं हैं मेरी। राजनीति में भी वो अच्छी उभरती हुई नेता थी, कला के क्षेत्र में भी थी। और अब देखिए, आत्महत्या वाली तो कोई बात ही नहीं रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें मेजर इंजरी, ब्लंट चोट इस तरीके से लिखा गया है। ये केस तो हत्या का है सरेआम, और जो उनके परिजनों की मांग है। अब यही तो कानून व्यवस्था की बात आ रही है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे, ये तो भाजपा की ही नेता है। गोवा में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। आपके लिए कितनी मेहनत करी है सोनाली जी ने। आदमपुर सीट हारने के बाद हमने देखा हर समय जनता के मुद्दे को लेके एग्रेसिव रही। वो अपने इलाके में नजर आती थी, भले जीते हुए विधायक नजर नहीं आए, पर सोनाली जी तो आदमपुर में रेगुलर थी। सोशल मीडिया से पता लगता था, अखबारों से पता लगता था। जब उनके परिजन कह रहे हैं सरकार सीबीआई जांच से या सिटिंग माननीय उच्च न्यायालय के जज से जांच कराना क्यों नहीं चाह रही? पहले तो सरकार आत्महत्या बना के लीपापोती करना चाह रही थी। ये तो क्लियर कट हत्या का मामला है। और मैं एक बात जानता हूँ, सोनाली जी की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी, जब
कायदे से सरकार उनके हथियारों तक पहुंचे और इस मामले की पूरी गुत्थी सुलझा के दे। तो मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है इस मामले में कि अगर उनके परिजन लिख कर देते हैं तो ये मामला सीबीआई को दिया जा सकता है। नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे चिट्ठी पढ़ी है उनके परिजनों की, शायद उनके भाई की ही है। उन्होंने तो कहा है सीबीआई जांच के लिए, लिखा है उन्होंने। और उनकी सिस्टर के भी बयान आ रहे हैं, आप सब चैनलों पे हमने देखे हैं। उन्होंने भी सबसे कहा है कि हमारी बहन के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। नीरज जी, राजनीतिक कुछ और प्रश्न पूछने से पहले, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसके कारण आपने वस्त्र त्यागे थे, फिर वस्त्र धारण भी किए, कुछ लोग पकड़े भी गए, उस मामले में आप कितने संतुष्ट हैं? क्या वो मामला आप हाई कोर्ट भी ले जा सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, वो तो नहीं, अभी मैं कुछ और मामले हैं नगर निगम के, जिसपे पीछे भ्रष्टाचार दबाने के लिए मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, सदन में दो मंत्री खड़े हुए, स्थानीय विधायिका खड़ी हुई, जबकि क्लियर कट करप्शन का केस था। स्कोप भी बदला है, स्पेसिफिकेशन बदला है। ऑडिट कमेटी के अंदर आया है कि 18 करोड़ के काम चेंज हुए हैं। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कह रहे हैं हम रेगुलराइज नहीं कर सकते, और वो रिपोर्ट हाउस में पेश हुई है, पास हुई है। हो सकता है हमारे दल वालों ने तो उसके लिए ना कहा हो। जब माननीय स्पीकर साहब कहते हैं कि ये लोकल बॉडी एंड पंचायती राज कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में पेश की जा सकती है, जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, हाँ कहें, हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, ना कहें, ना कहें। अरे अपनी बात तो मान लो, कागज तो खोल के पढ़ लो जिसके लिए हाँ 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 कहिए। उसमें क्लियर लिखा है, इट इज द क्लियर कट करप्शन, 18 करोड़, एक एक चीज लिखी है उस रिपोर्ट के अंदर। उस केस को मैंने सरकार से अर्जी लगाई है कि इसको सीबीआई को दे। सरकार सीबीआई को नहीं देगी, मैं इंतजार करूंगा, फिर मैं हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। दूसरा, जो 200 करोड़ के मुद्दे की आपने बात करी, मैं भाई साहब बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। 200 करोड़ रुपया उस ठेकेदार की 4 फर्मों में बैंक से गया है। नगर निगम ने नगद तो पैसे दिए नहीं भाई साहब, रिकवरी 1 रुपए की आज तक नहीं हुई, जमानतें होने लग रही हैं। और जो हमारे नगर निगम में सुप्रीम पावर कमिश्नर नगर निगम होता है, मैंने अब की बार विधानसभा में भी कहा था कि भाई विजिलेंस के पैर मत बांधो। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने परमिशन मांगी कि भाई जिस दरमियान ये घोटाला हुआ है, आप सारे के सारे अफसरों के खिलाफ हमें परमिशन की आज्ञा दो। पहली बात तो भाई साहब, परमिशन की आज्ञा क्यों लेनी? जो करप्ट है वो करप्ट है, चाहे नेता है, चाहे मंत्री है, चाहे आईएएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे चपरासी है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी के साथ कोई पोस्ट नहीं होती। ये नहीं है बड़ा आदमी है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। फिर परमिशन दी है तो क्या कि 31/3/2020 तक की परमिशन है, जबकि भाई उसी नगर निगम से 5 अगस्त 2020 को इस सतवीरा कंपनी को 31 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। 16 अगस्त को रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। तो ये चीज बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है कि 31 करोड़ की पेमेंट का कारण क्या है? अब तक की सबसे मोटी पेमेंट है एक दिन में सतवीरा को, उसको आप जांच से ही बाहर कर रहे हो। कैसे न्याय मिलेगा? फरीदाबाद की जनता को कैसे न्याय मिलेगा? कैसे हमारे 200 करोड़ वापस आएंगे? कैसे विकास होगा वापस? क्योंकि ये तो 200 करोड़ के मेरे पास कागज हैं, ये तो घपले 2000 करोड़ के। ये एक सतवीरा नहीं है नगर निगम में, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, हर वार्ड में 10-10 सतवीरा है। मैंने कल भी मीटिंग ली है और भी कागज खंगाल रहा हूं। जब नीरज शर्मा अकेला इतना कर सकता है तो पूरी सरकार है, क्यों नहीं एनर्जी लगा रही? वैसे तो बिज साहब कह रहे थे बड़ा चीख चीख के, मेरे जवानों ने ये किया, मेरे जवानों ने ये किया, पूरा सदन खड़ा होकर सम्मान करे। ये जवान नजर नहीं आता उनको कि जान हथेली पे खेल के इतने इतने करोड़ों के भ्रष्टाचारियों को अंदर करा रहा है। और छोटे मोटे लोग नहीं है, सफेद पोश भी हैं, पैरेलल सरकार है ये, अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, ये भ्रष्टाचारी। क्या मेरी जान को खतरा नहीं है? मेरे लिए तो एक शब्द नहीं निकाला बिज साहब ने। क्यों? बस बातें कर सकते हैं, कार्रवाई करने पे ध्यान नहीं देते। नीरज जी, कांग्रेस की बात करते हैं आपसे सीधे रूप से। कांग्रेस को आजकल तलाश है अदद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थायी रूप से कोई मिल नहीं पा रहा, राहुल जी संभालना नहीं चाहते। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर ये स्थिति है तो प्रांतीय स्तर पर क्या रहेगा? नहीं, देखिए हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही है और 20 सितंबर तक का समय था, शायद वो एक्सटेंड हो गया। 28 को CWC की मीटिंग है। तो ये तो भारत सरकार का आदेश है, चुनाव आयोग का आदेश है, राष्ट्रीय पार्टी है हमारा, और हमको विद इन टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी करना है और चयन भी करना है।
दो चीजें, या तो चुनाव होगा या चयन होगा, जो भी होगा आप सबके आगे आ जाएगा। चयन प्रक्रिया ज़्यादातर प्रभावी रहती है, पैराशूट कैंडिडेट हमेशा हावी रहते हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में वक्त पड़ने पे चुनाव भी हुए हैं, एक तो लोकतंत्र है। अब कोई किसी के सामने खड़ा ही ना हो सके तो क्या करना है, चयन भी होता है और चुनाव भी होते हैं, वो एक पूरी प्रक्रिया है। मैं भी एक स्टेट का APRO है, मैं देख रहा हूँ जहाँ सहमति बन जाती है वहाँ सर्वसम्मति से बना दिया जाता है, जहाँ सहमति नहीं बन पाती, हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र इतना है, ब्लॉक अध्यक्ष तक के भी चुनाव होते हैं। G23 को लेकर आपकी टिप्पणी? वो क्या है जी, अब तो मेरे ख्याल से भूली बिछड़ी यादें ही हो आ गई है। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए हरियाणा की, किरण चौधरी जी अलग डफली बजाने जा रही हैं। अब तो उन्होंने अलग मोर्चा खोल दिया और बिल्कुल खुले रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बंसीलाल जी के पुराने कार्यकर्ताओं को, सुरेंद्र जी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकजुट करने का, हरियाणा में मुहिम छेड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, बड़ा अच्छा मौका है, आज बंसीलाल जी का दिन भी है, हम उनको नमन भी करेंगे आपके माध्यम से। और देखिए, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना मोर्चा खोलना नहीं होता, हर कोई अपने कार्यकर्ताओं को सदैव इकट्ठा करता रहता है। कांग्रेस की बात कर रही होंगी, मेरे ख्याल से भाजपा के लिए तो उन्होंने कहीं नहीं कहा होगा, मैंने तो नहीं देखा या सुना। राज्यसभा के चुनावों में जब से उन पर एक ठप्पा ये लगा जयमाकन जी के बयानों का, उसके बाद से वो निसंदेह जो एक विद इन कांग्रेस ही एक अलग प्रयास कर रही हैं, इसको लेकर। देखिए, मैंने कोई उनका प्रयास ऐसा देखा नहीं है, और बंसीलाल जी या सुरेंद्र जी के कार्यकर्ताओं को अगर जो वो इकट्ठा कर रही है तो अच्छी बात है, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूँगा। अब क्यों, उनको पहले दिन से ही उनको इकट्ठा करके रखना चाहिए था। विवेक बंसल जी, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, राज्यसभा चुनावों के बाद किसी मीटिंग में नजर नहीं आ रहे? नहीं, वो मेरे ख्याल से, मेरे पास पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर ऐसा संज्ञान है कि जिस हिसाब से मैंने पहले भी कहा था कि बंसल जी प्राइम फेसिया वो व्यक्ति हैं जो ये बता सकते हैं वो काली भेड़ कौन है। और जो कार्य राज्यसभा चुनाव कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बंसल जी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई, उनके कार्य करने में चूक रही है, जानबूझ के की है या मानवता की भूल है, ये तो बंसल जी जाने या परमपिता परमात्मा जाने। चूक तो उनसे हुई है, मेलाफाइड है या बोनाफाइड है, ये जांच का विषय है। तो मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी आला कमान ने उनको हरियाणा के किसी भी मामले में एंटर करने के लिए मनाही कर रखी है, और हमारे संगठन का बहुत जल्दी विस्तार भी होना है, हो सकता है उस विस्तार में कुछ देखने को भी मिले। धन्यवाद। तो ये हैं पंडित नीरज शर्मा जी, युवा विधायक हैं, स्वतंत्र और क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करने में कोई गुरेज नहीं करते। इन्होंने जिस प्रकार से जो कार्य अभी तक किए हैं, विशेषकर भ्रष्टाचार को लेकर उस पर तात्विक टिप्पणियां की हैं, इन्होंने अपनी तरफ से एक पेशकश भी की है। इनकी पेशकश ये है कि सारी चीज़ें, सारा डाटा इनके पास उपलब्ध है, अगर वो मीडिया चाहे, कोई अधिकारी चाहे, सरकार चाहे, तो ये उपलब्ध करवा सकते हैं। जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो फाइल विस्थापित प्लाट आवंटन घोटाले की गुम हुई है, उससे जुड़े हुए कागज इनके पास भी उपलब्ध है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं उनको जब कार्यान्वयन नहीं किया जाता, तो जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ भी उस स्तरीय कार्रवाई, तुरंत और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। सोनाली फोगाट को लेकर इनका सीधा सा मानना है कि ये जांच CBI को, मुख्यमंत्री हरियाणा को दे देनी चाहिए, क्योंकि उनके भाई ने लिखकर जिस प्रकार से पत्र और बयानों के माध्यम से कहा है, और जो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, अब कोई गुंजाइश नहीं बचती। जो आरोपी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।